हेलो एवरीवन। आज हम लोग मस्कुलर सिस्टम का पार्ट थर्ड देखने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स, स्ट्रक्चर ऑफ मसल सेल, स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स सेल के साथ साथ स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स फाइब्रिल यानी मायोफाइब्रिल, और पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ मसल्स। क्या क्या पढ़ेंगे फिर से रिकॉल कर रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स, स्ट्रक्चर ऑफ मसल सेल, फिर स्ट्रक्चर ऑफ मायोफाइब्रिल, फिर पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ मसल्स। ये तीन पार्ट आज के लेक्चर में हम लोग फिनिश करेंगे। पिछले क्लास तक हम लोग देख चुके थे कि मसल्स के पास तीन प्रकार का प्रोटीन होता है। एक प्रोटीन को हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, एक प्रोटीन को बोलेंगे स्ट्रक्चरल प्रोटीन, और एक प्रोटीन को बोलेंगे रेगुलेटिंग प्रोटीन। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन में आएगा एक्टिन और मायोसिन, फिर स्ट्रक्चरल प्रोटीन में आएगा जेड लाइन और एम लाइन, फिर रेगुलेटिंग प्रोटीन में आएगा ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन। तो आगे स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स देखने से पहले हम एक टर्म को समझते हैं जिसका नाम है रिगर मोर्टिस। आखिर ये रिगर मोर्टिस कहते किसको है, इसको हम थोड़ा समझते हैं। टर्म आता एक रिगर मोर्टिस, किसको कहेंगे समझिएगा थोड़ा। हम जानते हैं थिक फिलामेंट किसको बोलेंगे, मायोसिन को। थिक फिलामेंट बोलेंगे मायोसिन को। और थिन फिलामेंट किसको बोलते हैं हम, थिन फिलामेंट किसको बोलते हैं हम, एक्टिन को। थिन फिलामेंट एक्टिन मायोसिन के ऊपर में स्लाइड करेगा। मायोसिन का हेड, मायोसिन का हेड एक्टिन से जुड़ के बनाता है क्रॉस आर्म, बनाता है क्रॉस आर्म। तब ये मायोसिन का हेड एक्टिन को अपने ओर खींचेगा, जिस वजह से एक्टिन फिलामेंट मायोसिन के ऊपर स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा। फिर से सुनिएगा, नॉर्मली जो मैकेनिज्म होता है, एक्टिन फिलामेंट किसके ऊपर स्लाइड करेगा, मायोसिन के ऊपर। मायोसिन अपने स्थान पर फिक्स होगा, एक्टिन फिलामेंट मायोसिन के ऊपर आएगा। ठीक, तो मायोसिन का हेड एक्टिन फिलामेंट को खींचेगा। जब भी खींचेगा तो इसमें एनर्जी यूज होगा। इसमें क्या यूज होगा, एनर्जी यूज होगा, है ना। तो जब भी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होता है तो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में एनर्जी यूज होता है। बिना एनर्जी यूज हुए मसल्स कॉन्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। तो क्रॉस आर्म बन जाएगा, मायोसिन का हेड एक्टिन का एक्टिव साइड से जुड़ करके क्रॉस आर्म बना लेगा। लेकिन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन यहां भी स्टार्ट नहीं होगी। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट तभी होगी जब यहां आके एटीपी बाइंड करेगा। एटीपी बाइंड करेगा तब जाके ये एटीपी का एनर्जी से एक्टिन फिलामेंट मायोसिन के ऊपर में स्लाइड करेगा। समझ रहे, तो क्रॉस आर्म बनने के बाद एटीपी यूज होकर ही एक्टिन फिलामेंट मायोसिन के ऊपर में स्लाइड करेगा। अगर एटीपी नहीं रहेगा तो एक्टिन मायोसिन के ऊपर में स्लाइड नहीं कर पाएगा। तो एटीपी यूज हुआ, जिस वजह से मायोसिन फिलामेंट के ऊपर कौन आ जाएगा, एक्टिन। ये हुआ मायोसिन,
मायोसिन के ऊपर में कौन आ जाएगा? एक्टिन। बात समझ रहे? एक्टिन किसके ऊपर स्लाइड कर रहा है? मायोसिन के ऊपर। क्रॉस आर्म बनने के बाद एटीपी यूज होके एक्टिन फिलामेंट मायोसिन को ऊपर में स्लाइड किया। अब रिलैक्स मसल्स जब रिलैक्स की बारी आएगी तो एक्टिन फिलामेंट अपना प्रीवियस पोजीशन पर जाएगा। मसल्स जब रिलैक्स के बारी आएगी एक्टिन फिलामेंट अपना प्रीवियस पोजीशन पर आएगा। तो इसके लिए ये क्रॉस आर्म का टूटना जरूरी है ना, क्रॉस आर्म का टूटना जरूरी है। तो क्रॉस आर्म जो टूटेगा ना तो फिर से क्या यूज होगा? क्या यूज होगा? एटीपी। क्या बात समझ रहे? तो क्रॉस आर्म बनने के बाद एक्टिन को इधर स्लाइड करने के लिए एटीपी चाहिए, एनर्जी चाहिए। क्रॉस आर्म बन गया, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एक्टिन मायोसिन के ऊपर में स्लाइड कर गया। फिर इस क्रॉस आर्म को तोड़ने के लिए भी क्या चाहिए? एटीपी चाहिए, चाहिए ना? कभी कभी क्या होगा, ये क्रॉस आर्म इंसान का बना हुआ है ही, मसल्स में ये क्रॉस आर्म बना हुआ है ही, और इंसान का हो गया डेथ। इंसान का डेथ हो गया तो इंसान का बॉडी में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, इंसान का बॉडी में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो कभी भी एटीपी नहीं बनेगा। जब एटीपी नहीं बनेगा तो जो क्रॉस आर्म बन गया है वो आगे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। होगा क्या? नहीं होगा। या मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद अगर क्रॉस आर्म बनी हुई है तो वो क्रॉस आर्म फिर टूटेगा नहीं। नहीं समझे? तो किस क्रॉस आर्म बना हुआ है, इसी दौरान इंसान का हो गया डेथ, इंसान मर गया। डेथ हो गया तो एटीपी का कमी हो गया, एटीपी का कमी हो गया तो ये क्रॉस आर्म जो बना है एक्टिन और मायोसिन का टूटेगा? नहीं टूटेगा। तो क्रॉस आर्म बना हुआ ही रह जाएगा ना, बना हुआ ही रह जाएगा ना। अगर अंगुली क्रॉस आर्म बन के इस पोजीशन पर है, इस पोजीशन पर, इसी पोजीशन पर इंसान का डेथ हो गया तो ये अंगुली इसी प्रकार रह जाएगा ना। यह हाथ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, क्रॉस आर्म नहीं टूटा था, इंसान का डेथ हो गया तो ये क्रॉस आर्म ऐसे बना रह जाएगा ना, बना रह जाएगा ना। क्यों? क्योंकि एटीपी क्या हो गया? खत्म हो गया। बात समझ रहे? तो डेथ के बाद क्रॉस आर्म का टूटने के लिए एटीपी चाहिए, लेकिन एटीपी नहीं रहेगा क्योंकि इंसान का डेथ हो गया। इस वजह से जो क्रॉस आर्म बना था, जो क्रॉस आर्म एक्टिन और मायोसिन के बीच बना था, वो क्रॉस आर्म नहीं टूट पाएगा, जिस वजह से मसल्स में स्टिफनेस आ जाएगा। मसल जिस प्रकार क्रॉस आर्म बना रहेगा उसी प्रकार का रह जाएगा, मतलब मसल्स में स्टिफनेस आ जाएगी, मसल्स में कड़ापन आ जाएगी। तो रिगर मोर्टिस किसको बोलेंगे? स्टिफनेस ऑफ मसल्स आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद मसल्स का कड़ा हो जाना, मसल्स का हार्ड हो जाना को हम बोलेंगे रिगर मोर्टिस। क्यों होगा? क्योंकि एटीपी क्रॉस आर्म का टूटने के लिए नहीं मिला। गौर किए होंगे आप, कोई इंसान का जब भी डेथ होगा, डेथ होने के बाद उसका उसका बॉडी स्टिफनेस हो जाएगा, बॉडी कड़ा हो जाएगा। अगर वो इस प्रकार से डेथ हुआ है तो उसका अंगुली ऐसे का रह जाएगा। अगर उसका डेथ आंख खुली हुई अवस्था में हुई है तो डेथ होने के बाद भी उसका आंख खुली हुई रह जाएगा, स्टिफनेस। क्या इतना बात समझ गए? तो अब रिगर मोर्टिस को डिफाइन करेंगे। रिगर मोर्टिस को डिफाइन कैसे करेंगे? स्टिफनेस, स्टिफनेस ऑफ मसल्स, स्टिफनेस ऑफ मसल्स आफ्टर आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद
डेथ होना को, मृत्यु के बाद या डेथ होने के बाद मसल्स का कारा हो जाना, मसल्स का स्टिफनेस हो जाना को कहेंगे हम क्या? रिगर मोर्टिस। इस वाला सेंटेंस को लिखिएगा। रिगर मोर्टिस किसको बोलेंगे? स्टिफनेस ऑफ मसल्स आफ्टर डेथ इज नोन एज रिगर मोर्टिस, यानी मसल्स का करा हो जाना। स्टिफनेस का अर्थ हुआ करापन, हार्डनेस। मसल्स का करा हो जाना आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद, वो क्या कहेंगे? रिगर मोर्टिस। इतना लिखिए। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स। मसल्स कैसे बना होता है ना? हम पहले से जानते हैं कि मसल्स बोन से अटैच होती है। मसल्स जो बोन से अटैच होती है, इस अटैच करने के लिए एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसको हम बोलते हैं टेंडन। अर्थात मसल्स को बोन से जोड़ने के लिए जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसको हम बोलते हैं टेंडन। परंतु बोन को बोन से जोड़ने के लिए जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसको हम बोलते हैं लिगामेंट। तो स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स पढ़ेंगे। हम पहले बनाते हैं बोन। ये हमने बनाया बोन। बोन से क्या जुड़ी हुई है? मसल्स। तो बोन से जो मसल्स जुड़ी रहेगी, यहां पर कौन सा कनेक्टिव टिश्यू होगा? टेंडन। बोन को मसल्स से जोड़ने के लिए जो कनेक्टिव टिश्यू होगा उसको हम क्या बोलेंगे? टेंडन। इतना समझ गए? मसल्स, हमने इस मसल्स को काट दिया, रख दिया। बात समझ रहे? तो अब ये मसल्स का कवरिंग, मसल्स का बाहर का कवरिंग जो होगा, इसको हम बोलेंगे इपीमाइसियम। इसको हम बोलेंगे इपीमाइसियम बोलेंगे। मसल्स जो बोन से अटैच होगी उसको अटैच रखने के लिए कनेक्टिव टिश्यू होगा टेंडन, और मसल्स का कवरिंग होगा इपीमाइसियम। क्या इतना बात समझ गए? आपको पता होना चाहिए स्किन का 3 लेयर होगा, इपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस या सबक्यूटेनियस। एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस के नीचे में प्रेजेंट होगा कौन? मसल्स। याद होना चाहिए स्किन के नीचे प्रेजेंट होगा मसल्स, और उस मसल्स का कवरिंग जो होता है, उस मसल्स का कवरिंग को हम बोलते हैं इपीमाइसियम। मसल्स को जब कट करके देखें तो मसल्स के अंदर में बहुत सारा स्ट्रक्चर देखने को मिला, राउंड राउंड। इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे फेसिकल्स। यानी ये मसल्स जो है बहुत सारा फेसिकल्स के मिलने से बना है। तो इस मसल्स को हम बोल सकते हैं बहुत सारा फेसिकल्स का बंडल, या बंडल ऑफ फेसिकल्स। समझ रहे हैं ना? एक मसल्स जो बनी हुई है ना, छोटा छोटा बहुत सारा फेसिकल्स के मिलने से बना हुआ है। छोटा छोटा फेसिकल्स, ये फेसिकल्स, ये फेसिकल्स, ये फेसिकल्स, ये फेसिकल्स, छोटा छोटा फेसिकल्स के मिलने से तब क्या बनेगा? मसल्स। तो बोल सकते हैं बहुत सारा फेसिकल्स के बंडल के मिलने से बनेगा कौन? मसल्स। बोल सकते हैं ना? तो अब हम किसी एक फेसिकल्स को लार्ज करके देखते हैं कि एक फेसिकल्स को हमने बाहर कर दिया, इसको हम क्या बोलेंगे? फेसिकल्स। फेसिकल्स। मसल्स किसका बंडल हुआ? फेसिकल्स का। फेसिकल्स के अंदर में जब हम देखें तो फेसिकल्स भी देखें कि छोटा छोटा स्ट्रक्चर के मिलने से बना होता है। तो उस छोटा स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? उस छोटा स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? मसल्स
उस छोटा स्ट्रक्चर को बोलेंगे हम मसल्स फाइबर। बात समझिएगा, मसल्स को जब कट करके देखे, मसल्स बहुत सारा फेसिकल्स के मिलने से बना हुआ है। फिर फेसिकल्स को कट करके देखे तो फेसिकल्स बहुत सारा छोटी छोटी यूनिट के मिलने से बना होता है, जिसको हम बोलते हैं मसल्स फाइबर। और एक मसल्स फाइबर को हम यहां बना करके देखें तो मसल्स का कवरिंग को बोल देंगे इपीमेसियम। मसल्स जो बना होता फेसिकल्स का कवरिंग को बोल देंगे पेरीमेसियम। पेरीमेसियम। और फेसिकल्स जो बना होगा बहुत सारा मसल्स फाइबर के मिलने से बना होगा, तो फेसिकल्स का कवरिंग को हम बोल देंगे इंडोमाइसियम। क्या बात समझ गए? फिर सुनिएगा, मसल्स जब कट किए, छोटा छोटा गोल गोल यूनिट के मिलने से बना होगा, उस गोल गोल छोटा छोटा यूनिट को हम क्या बोलेंगे? फेसिकल्स। क्या बोलेंगे? फेसिकल्स। फिर फेसिकल्स को भी जब हमने कर दिया तो उसमें भी छोटा छोटा यूनिट देखने को मिला, उस छोटा यूनिट को क्या बोलेंगे? मसल्स फाइबर। क्या बोलेंगे? मसल्स फाइबर। फिर हमने इस छोटा यूनिट को मसल्स फाइबर को बड़ा कर दिया, बड़ा कर दिया तो मसल्स का कवरिंग को बोलेंगे इपीमेसियम। मसल जिस चीज का बनी हुई है उसको बोलेंगे फेसिकल्स। फेसिकल्स का कवरिंग को बोलेंगे पेरीमेसियम। फेसिकल्स बना हुआ है मसल्स फाइबर के मिलने से, तो मसल्स फाइबर का कवरिंग को क्या बोल देंगे? इंडोमेसियम। क्या इतना बात समझ गए? मसल्स फाइबर को ही दूसरे नेम में बोलेंगे मसल्स सेल। मसल्स फाइबर को ही दूसरे नाम में हम बोलते हैं मसल सेल। तो गौर कीजिए एक तो बात, रियल में मसल्स किनके मिलने से बना है? मसल्स का सबसे छोटा एनाटॉमिकल यूनिट कौन होगा? फेसिकल्स होगा कि मसल्स फाइबर होगा? मसल्स फाइबर होगा। तो मसल्स फाइबर या मसल सेल को ही हम मसल्स का एनाटॉमिकल यूनिट बोलेंगे, जिनके मिलने से क्या बना होगा? मसल्स। क्या इतना बात समझ गए? तो हम मसल्स को दूसरे टर्म में बोल सकते हैं बंडल ऑफ फेसिकल्स। बहुत सारा फेसिकल्स के मिलने से क्या बनेगा? मसल्स बनेगा ना। फिर इस फेसिकल्स को हम जब खोल के देखेंगे, बहुत सारा मसल्स फाइबर के मिलने से बनेगा, तो फेसिकल्स को बोलेंगे बंडल ऑफ मसल्स फाइबर बोलेंगे। बहुत सारा मसल्स फाइबर के बंडल से मिलने से क्या बनेगा? फेसिकल्स। फिर ये मसल्स फाइबर को हम दूसरे नाम में क्या बोलते हैं? मसल सेल। इसी को बोलेंगे एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ मसल्स। आखिर मसल्स रियल में किनके मिलने से बनेगा? तो मसल्स सेल। ये रूम किनके मिलने से बनेगा? एनाटॉमिकल यूनिट क्या होगा? एक ईटा, ईट। उसी प्रकार मसल्स का एनाटॉमिकल यूनिट कौन होगा? मसल्स फाइबर या मसल्स सेल। सबको अब लैंग्वेज में लिख सकते हैं। सबसे पहले लिखेंगे टेंडन। टेंडन लिखेंगे इट कनेक्ट मसल्स टू बोन। मसल्स टू बोन। टेंडन के बारे में लिख दिए। फिर किसके बारे में लिखेंगे? मसल्स। मसल्स बहुत सारा फेसिकल्स के मिलने से बनेगा, तो मसल्स को लिख सकते हैं बंडल ऑफ फेसिकल्स। लिख सकते हैं बंडल ऑफ फेसिकल्स। फिर ये फेसिकल्स को जब हम खोल करके देखें तो छोटा छोटा यूनिट से मिलके बना होता है ये फेसिकल्स। इस छोटा यूनिट को हम क्या बोलते हैं? मसल फाइबर। इसी को ना हम बड़ा करके देखे हैं, तो फेसिकल्स लिख के डाइस देते हैं। फेसिकल्स किसको बोलेंगे? बंडल ऑफ मसल्स फाइबर।
बहुत सारा मसल्स फाइबर के मिलने से, बहुत सारा मसल्स फाइबर का गुच्छा से क्या बनेगा? फेसिकल्स बनेगा ना। फेसिकल्स को ही बोलेंगे बंडल ऑफ मसल्स फाइबर बोलेंगे। अब मसल्स फाइबर, कोई पूछ देगा कि मसल सेल किसको कहते हैं, तो इसका जवाब होगा मसल्स फाइबर को ही मसल्स कोशिका या मसल सेल कहते हैं। तो मसल्स फाइबर इसको बोलेंगे ऑल्सो नोन एज मसल सेल, ऑल्सो नोन एज क्या बोलेंगे? मसल्स। इसको हम क्या बोलते हैं? मसल सेल भी बोलते हैं। यह एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ मसल्स होगा। इन्हीं के मिलने से क्या बनेगा रियल में? मसल्स, है ना। इट इज एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ मसल्स, एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ मसल्स। क्या इतना बात समझ में आया? फिर सुनिएगा, मसल्स बोन से अटैच होगा, जो कनेक्टिव टिश्यू अटैच करके रखेगा उसको बोलेंगे हम टेंडोन। मसल्स को कवर करके रखेगा इपीमाइसियम। मसल्स बना होता बहुत सारा फेसिकल्स का, फेसिकल्स को कवर करके रखेगा पेरीमाइसियम। क्या बोलेंगे इसको? पेरीमाइसियम। फिर फेसिकल्स को हम जब देखेंगे तो बहुत सारा मसल्स फाइबर के मिलने से क्या बनेगा? क्या बनेगा? फेसिकल्स बनेगा ना, है ना। इसको बोलेंगे फेसिकल्स। छोटा छोटा बहुत सारा मसल्स फाइबर के मिलने से क्या बनेगा? फेसिकल्स। तो इस मसल्स फाइबर का आप कवरिंग को हम क्या बोलेंगे? एंडोमाइसियम। क्या इतना बात समझ में आ गया? मसल्स किनके मिलने से बनेगा? फेसिकल्स, इसलिए बोलेंगे मसल्स को बंडल ऑफ फेसिकल्स। फेसिकल्स किनके मिलने से बनेगा? बहुत सारा मसल्स फाइबर, इसलिए फेसिकल्स को बोलेंगे बंडल ऑफ मसल्स फाइबर। मसल्स फाइबर से ही रियल में बनेगा मसल्स, इसलिए मसल्स फाइबर को बोलेंगे मसल सेल, इसी को बोलेंगे एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ मसल्स। क्या इतना बात समझ गए? अब इतना को आप नोट कीजिए। अब हम देखेंगे कवरिंग ऑफ मसल्स, कवरिंग ऑफ फेसिकल्स और कवरिंग ऑफ मसल्स फाइबर। तो मसल्स का कवरिंग को क्या बोलेंगे? इपीमाइसियम। तो लिखेंगे इपीमाइसियम। किसको बोलेंगे? कवरिंग ऑफ मसल्स को बोलेंगे हम इपीमाइसियम। फिर फेसिकल्स का कवरिंग को हम क्या बोलते हैं? पेरीमाइसियम। पेरीमाइसियम लिख के डैश देते हैं, पेरीमाइसियम। कवरिंग ऑफ क्या? फेसिकल्स। कवरिंग ऑफ फेसिकल्स को हम क्या बोलते हैं? पेरीमाइसियम। फिर इंडोमाइसियम किसका कवरिंग है? मसल्स फाइबर का, इंडोमाइसियम। इंडोमाइसियम बोलेंगे इसको कवरिंग ऑफ मसल्स फाइबर, कवरिंग ऑफ मसल्स फाइबर। ये तीन टर्म लिखिए। अब हम देखेंगे मसल्स का एनाटॉमिकल यूनिट मसल्स फाइबर के बारे में, कि मसल्स फाइबर आखिर होता कैसे है, इतना लिखिए। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स फाइबर, स्ट्रक्चर ऑफ मसल सेल, कि मसल्स फाइबर कैसे बना होता है, किनके किनके मिलने से बना होता है। इससे पहले हम देख चुके थे मसल्स फाइबर को ही हम एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ मसल्स बोलते हैं। देखिए, तो मसल्स फाइबर का हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं।
हमने स्ट्रक्चर बनाया। हमें याद होनी चाहिए मसल्स फाइबर एक नॉर्मल सेल नहीं है, यह ऐसा सेल है जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में भाग लेगा। इसीलिए मसल्स फाइबर एक स्पेशल टाइप का सेल होगा। इसी वजह से स्पेशल टाइप का सेल होने की वजह से मसल्स फाइबर के अंदर का स्ट्रक्चर को स्पेशल नाम दिया गया है। तो हम जानते हैं ना कि मसल्स फाइबर का कवरिंग को बोलते हैं इंडोमेसियम, लेकिन मसल्स फाइबर का ये सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। तो मसल्स फाइबर का सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे हम? सार्कोलेमा। क्या बोलेंगे? सार्कोलेमा। सार्कोलेमा किसको बोलेंगे? मसल्स फाइबर का प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन को हम बोलेंगे सार्कोलेमा। क्या बात समझ गए? नॉर्मली सेल के अंदर में जो लिक्विड वाला पार्ट होता है हम उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, लेकिन जब मसल्स सेल के अंदर में जो लिक्विड वाला पार्ट होगा इस पार्ट को हम बोलेंगे सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म। क्या इतना बात समझ गए? नॉर्मल सेल के अंदर में पावर हाउस कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहां भी माइटोकॉन्ड्रिया होगा, लेकिन यहां का माइटोकॉन्ड्रिया को हम माइटोकॉन्ड्रिया नहीं बोल के सार्कोसोम बोलेंगे। मसल्स का माइटोकॉन्ड्रिया को हम माइटोकॉन्ड्रिया नहीं बोल के क्या बोलेंगे? सार्कोसोम। इतना बात समझ गए? नॉर्मल सेल के अंदर का इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को नॉर्मल सेल के अंदर जो एक स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेकिन जब वही इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मसल्स सेल के अंदर होगा तब हम उसको बोलेंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कैल्शियम आयन को स्टोर करके रखेगा। सुन रहे? नॉर्मल सेल में जो एक सेल ऑर्गेनल होगा जिसका नाम होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेकिन मसल्स के अंदर वही स्ट्रक्चर को हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना बोलकर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, जो कैल्शियम आयन को स्टोर करके रखता है। इस स्ट्रक्चर को दूसरे सेल में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे, लेकिन मसल सेल का जब बात आएगा तो इसको बोलेंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये किसको स्टोर करके रखेगा? स्टोर कौन सा आयन? कैल्शियम आयन। हम जानते हैं कि कैल्शियम आयन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मसल सेल के अंदर एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन होता है, जो प्रोटीन ऑक्सीजन को होल्ड करके रखेगा, जो प्रोटीन ऑक्सीजन को बाइंड करके रखेगा, उस प्रोटीन को हम बोलेंगे मायोग्लोबिन। एक प्रोटीन होगा जिसको हम बोलेंगे मायोग्लोबिन। यह प्रोटीन क्या करेगा? ऑक्सीजन को बाइंड करके रखेगा, ऑक्सीजन को स्टोर करके रखेगा मसल्स सेल में। देखिए इसका जस्ट सिमिलर एक और स्ट्रक्चर होता जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन, लेकिन वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड करके रखेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान ब्लड के थ्रू ले जाएगा। हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा ब्लड में, ब्लड में वो ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रेवल करेगा, लेकिन जस्ट उसका भाई मायोग्लोबिन प्रेजेंट होगा मसल्स सेल के अंदर, और किसको स्टोर करके रखेगा? ऑक्सीजन को स्टोर करके रखेगा।
जिस मसल्स में जितना ज्यादा मायोग्लोबिन प्रेजेंट होगा उस मसल्स में उतना ज्यादा ऑक्सीजन स्टोर होगा। जितना ज्यादा ऑक्सीजन स्टोर होगा उस मसल्स में लैक्टिक एसिड बनने का चांस, फटीग होने का चांस उतना कम होगा। तो जिस मसल्स में जितना ज्यादा मायोग्लोबिन होगा उतना ज्यादा उसमें ऑक्सीजन बाइंड करके रहेगा, उतना ज्यादा उसमें ऑक्सीजन स्टोर होगा और उस मसल्स में लैक्टिक एसिड बनने का चांस उतना ज्यादा कम होगा। तो मायोग्लोबिन किसको स्टोर करके रखेगा? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को क्या करके रखेगा? स्टोर करके रखेगा। क्या इतना बात समझ गए? फिर मसल सेल के अंदर एक कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर देखा जाता है। एक कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर जिसमें संकुचन हो सके, शिथिलन हो सके, कॉन्ट्रैक्ट हो सके, रिलैक्स हो सके। उस कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर में लाइट बैंड और डार्क बैंड प्रेजेंट होगा। कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर जिसमें देखिए ये डार्क बैंड, फिर लाइट बैंड, फिर डार्क बैंड, फिर लाइट बैंड, फिर डार्क बैंड। मसल्स फाइबर के अंदर एक कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चरल प्रेजेंट होगा। उस कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर में डार्क बैंड और व्हाइट बैंड या लाइट बैंड, डार्क बैंड या लाइट बैंड प्रेजेंट होगा। इस कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर को हम नाम देंगे मायोफाइब्रिल। इस कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर को हम नाम देंगे मायोफाइब्रिल। तो मायोफाइब्रिल कैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर, कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर हो जाएगा। यही मायोफाइब्रिल में क्या प्रेजेंट होगा? डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड। किसमें? मायोफाइब्रिल में। जब डार्क बैंड और लाइट बैंड प्रेजेंट है तो इसका मतलब मायोफाइब्रिल एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट के मिलने से बना हुआ है। तो मायोफाइब्रिल कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर किनके किनके मिलने से बना होगा? एक्टिन और मायोसिन। क्योंकि एक्टिन के मिलने से बनेगा आई बैंड या लाइट बैंड और मायोसिन के मिलने से बनेगा ए बैंड या डार्क बैंड। तो ये हमने कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स फाइबर को देखा। मैं फिर से रिकॉल कर रहा हूं, मसल्स फाइबर का बाउंड्री या सेल मेम्ब्रेन, मसल्स का मेम्ब्रेन को हम बोलेंगे सार्कोलेमा, जबकि इसका कवरिंग को बोलेंगे हम इंडोमाइसियम। सार्कोलेमा के अंदर जस्ट प्रेजेंट होगा साइटोप्लाज्म। मसल्स का साइटोप्लाज्म को हम क्या बोलेंगे? सार्कोप्लाज्म बोलेंगे। मसल्स के अंदर जो पावर हाउस होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लेकिन यहां माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया नाम नहीं देके क्या नाम देंगे? सार्कोसोम देंगे। फिर मसल्स के अंदर है ना एक स्पेशल प्रोटीन होगा, जो प्रोटीन है ना मायोग्लोबिन होता है। यह प्रोटीन ऑक्सीजन को बाइंड करके रखेगा, ऑक्सीजन को स्टोर करके रखेगा। किसमें? मसल्स में। जबकि हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन को बाइंड करके एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाएगा। वो प्रेजेंट कहां होगा? ब्लड में। लेकिन मायोग्लोबिन प्रेजेंट कहां होगा? मसल्स फाइबर में या मसल सेल में। फिर मसल्स के अंदर और एक स्ट्रक्चर होगा, नॉर्मली सेल में इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेकिन जब यह स्ट्रक्चर मसल्स फाइबर के अंदर में होगा तब इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यह स्ट्रक्चर किसको स्टोर करके रखेगा? कैल्शियम आयन को स्टोर करके रखेगा।
फिर मसल्स फाइबर के अंदर हम एक कॉन्ट्रेक्टाइल स्ट्रक्चर को देखें, जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकता है, उस स्ट्रक्चर को देखे, और उस स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया मायोफैब्रिल। तो मायोफैब्रिल के अंदर में हमने देखा डार्क बैंड होगा और लाइट बैंड होगा, फिर डार्क बैंड होगा, फिर लाइट बैंड होगा। जब मायोफैब्रिल में डार्क बैंड और लाइट बैंड दोनों प्रेजेंट होता है, तो इसका अर्थ मायोफैब्रिल एक्टिन और मायोसिन दोनों के मिलने से बना होता है। क्या इतना बात समझ में आएगा? रियल में हम जो कॉन्ट्रैक्शन करेंगे ना, कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिन फिलामेंट मायोसिन के ऊपर में चढ़ जाएगा। रियल में वो कॉन्ट्रैक्शन किसमें होता है? वो कॉन्ट्रैक्शन रियल में मसल्स फाइबर का मायोफैब्रिल में होता है। मायोफैब्रिल में कॉन्ट्रैक्शन हुआ क्योंकि मायोफैब्रिल किसके अंदर होगा? मसल्स फाइबर के अंदर होगा, तो मसल्स फाइबर में कॉन्ट्रैक्शन होगा। बहुत सारा मसल्स फाइबर के मिलने से बना होगा फेसिकल, तो फेसिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा। बहुत सारा फेसिकल्स के मिलने से बना होगा मसल्स, तो कंप्लीट मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। लेकिन उसका पोजीशन कहां है? रियल में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन एक्टिन का मायोसिन के ऊपर में चढ़ना मायोफैब्रिल में होगा। चूंकि मायोफैब्रिल होगा मसल्स फाइबर में, यहां कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो मसल्स फाइबर में भी कॉन्ट्रैक्शन होगा। मसल्स फाइबर के मिलने से बना होगा फेसिकल्स, तो फेसिकल्स में भी कॉन्ट्रैक्शन होगा। और कई सारा फेसिकल्स के मिलने से बना होगा मसल्स, तो मसल्स में भी कॉन्ट्रैक्शन होगा। लेकिन स्मॉलेस्ट स्थान जहां सबसे पहली कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ था, वो होगा कौन? मायोफैब्रिल। क्या इतना बात समझे? नहीं समझे? इतना को आप लिखिए। अब हम मसल्स फाइबर के अंदर में जितना भी स्ट्रक्चर को देखे थे, सब स्ट्रक्चर को हम लैंग्वेज में लिख लेते हैं। सब स्ट्रक्चर को हम लैंग्वेज में लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सार्कोलेमा। मसल्स फाइबर का प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बोलेंगे सार्कोलेमा। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन ऑफ मसल्स फाइबर। मसल्स फाइबर का सेल मेम्ब्रेन को हम बोलेंगे सार्कोलेमा। सार्कोलेमा में मसल्स फाइबर का प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन को बोलेंगे सार्कोलेमा। सार्कोलेमा में डिप्रेस्ड पार्ट होगा, डिप्रेस्ड पार्ट। इस डिप्रेस्ड पार्ट को हम बोलेंगे टी टिब्यूल। क्या बोलेंगे? टी टिब्यूल। फिर देखेंगे सार्कोप्लाज्म। मसल्स फाइबर के अंदर का साइटोप्लाज्म को बोलेंगे हम सार्कोप्लाज्म। तो बोलेंगे साइटोप्लाज्म ऑफ मसल्स फाइबर। इसी को बोलेंगे फ्लूइड विच इज प्रेजेंट इनसाइड सार्कोलेमा। फ्लूइड which is present inside सार्कोलेमा। द्रव्य जो सार्कोलेमा के अंदर में प्रेजेंट होगा, उसको बोलेंगे सार्कोप्लाज्म। फिर देखेंगे सार्कोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ मसल्स फाइबर को हम बोलेंगे सार्कोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ मसल्स फाइबर को हम बोलेंगे
सार्कोसोम, फिर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे इसको, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल्स फाइबर को बोलेंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल्स फाइबर को हम बोलेंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मसल्स फाइबर में या मसल सेल में कैल्शियम आयन को स्टोर करके रखने के लिए यही सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिम्मेदार होगा। लिखेंगे इट स्टोर कैल्शियम इन मसल सेल या मसल्स फाइबर। कैल्शियम को स्टोर करके कौन रखेगा? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इतना को नोट कीजिए। आगे हम देखेंगे मायोग्लोबुलिन के बारे में और मायोफाइब्रिल के बारे में। इतना नोट कीजिए। मसल्स फाइबर के अंदर प्रेजेंट और दो स्ट्रक्चर जो मायोफाइब्रिल और मायोग्लोबुलिन होता है, उसके बारे में भी हम लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे मायोग्लोबिन। क्या होगा? ये प्रोटीन होगा। किसको स्टोर करके रखेगा? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन होगा जो ऑक्सीजन को स्टोर करके रखेगा मसल्स में। ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन इट स्टोर ऑक्सीजन इन मसल्स फाइबर। मसल सेल या मसल्स फाइबर में ऑक्सीजन को स्टोर करके कौन प्रोटीन रखेगा? मायोग्लोबिन। जबकि ब्लड में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कौन सा प्रोटीन करेगा? हीमोग्लोबिन। फिर मायोफाइब्रिल्स, ये कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स की गुण होता है और इसमें डार्क बैंड और लाइट बैंड प्रेजेंट होगा। तो इसका मतलब ये एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट के मिलने से बना होगा, है ना? इट इज कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर, इट कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर made up of actin and myosin filament। इसी के अंदर में क्या प्रेजेंट होगा? लाइट बैंड प्रेजेंट होगा और डार्क बैंड प्रेजेंट होगा। लाइट बैंड क्यों प्रेजेंट होगा? एक्टिन फिलामेंट की वजह से। डार्क बैंड क्यों प्रेजेंट होगा? मायोसिन फिलामेंट के वजह से। यानी मायोफाइब्रिल का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें डार्क बैंड प्रेजेंट होगा, फिर लाइट बैंड प्रेजेंट होगा, फिर डार्क बैंड प्रेजेंट होगा, फिर लाइट बैंड प्रेजेंट होगा, फिर डार्क बैंड प्रेजेंट होगा। समझ गए? तो इस वाला पार्ट को बोलेंगे डार्क बैंड, इस वाला पार्ट को बोलेंगे लाइट बैंड। डार्क बैंड क्यों प्रेजेंट होगा? कौन सा फिलामेंट के वजह से? तो मायोसिन। और लाइट बैंड कौन सा फिलामेंट के वजह से प्रोटीन होगा? तो इसका जवाब होगा एक्टिन।
समझ रहे? फिर से सुनिएगा, मायोग्लोबुलिन ऑक्सीजन से बाइंड करने वाला प्रोटीन होगा जो मसल्स फाइबर में ऑक्सीजन को स्टोर करके रखता है, जबकि फिर मसल्स फाइबर का जो स्ट्रक्चर हो के अंदर मायोफाइब्रिल होगा, ये कॉन्ट्रेक्टाइल स्ट्रक्चर होगा, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने के लिए जिम्मेदार होगा। यह एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट के मिलने से बना होगा, जिसके अंदर लाइट बैंड और डार्क बैंड प्रेजेंट होगा। लाइट बैंड क्यों प्रेजेंट हुआ? एक्टिन फिलामेंट के वजह से। और डार्क बैंड क्यों प्रेजेंट हुआ? मायोसिन फिलामेंट के वजह से। क्या इतना बात समझ गए? रियल में जो मेरा मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना, यह कॉन्ट्रैक्ट की घटना सबसे पहले कहां घटी थी? मायोफाइब्रिल में। मायोफाइब्रिल के मिलने से बना होगा मसल्स फाइबर, तो कॉन्ट्रैक्शन मसल्स फाइबर में हुई होगी। मसल्स फाइबर के मिलने से बनी होगी फेसिकल्स, तो कॉन्ट्रैक्शन फेसिकल्स में भी हुई होगी। और फेसिकल्स के मिलने से बना होगा पूरे मसल्स, तो पूरे मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन दिखाई देती है। क्या इतना बात समझ में आ गया? तो अब हम आगे देखेंगे स्ट्रक्चरल ऑफ मायोफाइब्रिल। मायोफाइब्रिल्स का स्ट्रक्चर आखिर बना कैसे होता है, हम उसको देखेंगे। इतना को आप नोट कीजिए।